नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रकाश वैश्विक यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रवक्ता हेतु विषयवार जो लिखित परीक्षा होगी उससे संबंधित भूगोल विषय के संपूर्ण सिलेबस को। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सामान्य तथा महिला शाखा के जो सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु परीक्षा योजना तैयार की है। उससे संबंधित स्क्रीनिंग परीक्षा और विषयवार लिखित परीक्षा हेतु अपनी वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड किया है। तो आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी विषय के सिलेबस को विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप जानते हैं कि जो विषयवार लिखित परीक्षा होगी वह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और बहुविकल्पीय होगी, यानी ऑब्जेक्टिव होगी, जिसमें प्रश्नों की संख्या 200 होगी और मैक्सिमम मार्क्स भी 200 होंगे और समय 3 आवर्स होगा, यानी 180 मिनट में आपको 200 प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे और इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी। नीचे 17 विषय दिए गए हैं जिनमें मुख्य परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करेगा। यदि आप भूगोल विषय से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यानी आपने एमए किया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 11वें नंबर के क्रमांक पर भूगोल लिखा हुआ है। तो आज हम इसी विषय के संपूर्ण सिलेबस को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक इस परीक्षा में पूछे जाएंगे और किस प्रकार से उनकी प्रिपरेशन हमें करनी होगी ताकि हम इस परीक्षा को आसानी से उत्तीर्ण कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन और महत्वपूर्ण वीडियो को। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भूगोल यानी जियोग्राफी, तो आज हम इस सिलेबस को विस्तार पूर्वक समझते हैं। इसमें जो पहला यूनिट होगा भूगोल एक विषय के रूप में, तो इसमें पूछा जाएगा इसकी परिभाषा वितरणों के विज्ञान के रूप में, यानी ज्योग्राफी को वितरणों के विज्ञान के रूप में जाना जाता है क्योंकि जो मानविकी वर्ग के विषय हैं उनकी जननी कहा जाता है भूगोल को, तो इसी से अन्य विषयों का जन्म हुआ है। स्थानिक भिन्नताओं के विज्ञान समाग्रही एवं समाकलन अनुशासन के रूप में भूगोल, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके अतिरिक्त भूगोल की विषय वस्तु ये आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही भूगोल की प्राथमिक शाखाएं भौतिक एवं मानव, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो भूगोल की जो प्राथमिक शाखाएं हैं खासकर फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त भूगोल में प्रमुख दृष्टिकोण, जो मेन दृष्टिकोण है इसमें खासकर निश्चयवाद, संभववाद एवं न निश्चयवाद और संभाव्यवाद, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। निश्चयवाद सबसे पहले आया, उसके बाद संभववाद आया, फिर नव निश्चयवाद आया। किसने कौन सा वाद दिया और कौन सा वाद क्या कहता है, ये दृष्टिकोण आपको काफ़ी विस्तार से पढ़ने पड़ेंगे और इनको आपने जब आपने बीए किया होगा, एमए किया होगा, तो वहाँ पर आपने इसको विस्तार पूर्वक जाना होगा। इसके अतिरिक्त विषय की अनुपयोगिता, ये भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो पहली जो यूनिट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरी यूनिट है भौतिक भूगोल। इसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट होगा भू आकृति विज्ञान, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी का अभ्यंतर, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना। तो किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, पृथ्वी का अभ्यंतर क्या है, या वेगनार का महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है, और भी सिद्धांत हैं, प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना किसने दी और इसका क्या तात्पर्य, इस पूरी थ्योरीज को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त भूकंप तथा ज्वालामुखी कारण एवं परिणाम, भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों आते हैं और इनके परिणाम क्या होते हैं, इनको आपको विस्तार पूर्वक समझना पड़ेगा।
आगे देखते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसको। इसके अतिरिक्त आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा मुख्य रूप से प्रमुख चट्टानों के प्रकार एवं खनिज, उनकी विशेषताएं एवं वितरण, खासकर आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल जो होते हैं। तो जो रॉक्स हैं, प्रमुख प्रकार के खनिज हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और उनका वितरण किस प्रकार है, कहाँ कहाँ पर कौन से चट्टान और कौन से खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा भूदृश्यों के प्रकार, अभिकर्ता, प्रक्रियाएं तथा संबंधित आकृतियां। जो भूदृश्य हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, उनके अभिकर्ता, उनकी प्रक्रियाएं क्या हैं और जो अलग अलग प्रकार की आकृतियां होती हैं उनका अध्ययन आपको इसके अंतर्गत करना पड़ेगा। साथ ही भावाकृतिक प्रक्रम यानी अनाच्छादन, अपक्षय, बृहच्छरण, अपर्दन और निक्षेपण, ये जैसे हिमनद होता है, हिमानी होती हैं, उसके अतिरिक्त जो नदियां होती हैं, ग्लेशियर होते हैं, तो अनाच्छादन, अपक्षय, बृहच्छरण क्या है, अपर्दन क्या है, निक्षेपण क्या है, ये पूरी प्रक्रिया है। तो जो भौतिक भूगोल है उसके अंतर्गत, भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत आपको इनका अध्ययन विस्तार से करना पड़ेगा। साथ ही मृदा निर्माण की प्रक्रिया, किस प्रकार से मिट्टी का निर्माण होता है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। अब जानते हैं जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आपको कई प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। इसमें वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें आपने क्षोभ मंडल सुना होगा, फिर मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बृहद मंडल, यानी जो वायुमंडल है उसको 5 भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया है। ओजोन मंडल भी आपने सुना होगा। तो इस प्रकार से कैसे उसकी संगठन है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसको आपको विस्तार से जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। साथ ही सूर्य ताप क्या है, आपतन का कोण तथा वितरण, पृथ्वी का ताप बजट, पृथ्वी के तापन व शीतलता को प्रभावित करने वाले कारक जैसे संचलन, संवहन, पार्थिव विकिरण तथा अभिवहन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। तो आपको जो सूर्य ताप है उसका आपतन कोण, वितरण, पृथ्वी का जो ताप बजट है, पृथ्वी के तापन व शीतलता को प्रभावित करने वाले कारक, खासकर संचरण, संवहन और पार्थिव विकिरण और अभिवहन को पढ़ना पड़ेगा। जलवायु एवं मौसम के तत्व, जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, मौसम को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं, जलवायु और मौसम में मुख्य अंतर क्या है, कौन सी जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कोपेन का जलवायु सिद्धांत आपने पढ़ा होगा तो उसको भी जानना पड़ेगा आपको इसके अंतर्गत। साथ ही तापमान, इसको नियंत्रित करने वाले कारक, क्षैतिज एवं लंबवत वितरण, तापमान का व्यतिक्रम, तो जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो वितरण है, तापमान का व्यतिक्रम क्या होता है, इसको आपको विस्तार से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही वायुमंडल के जो दाब है, दाब पेटियां, पवनों का सामान्य संचरण, स्थानीय व मौसमी पवनें, वायु राशियां एवं वाताग्र, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रत्येक बार प्रश्न बनने की भरपूर संभावना बनी रहती है। तो आपको इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो वायुमंडलीय दाब है, इससे क्या तात्पर्य है, दाब पेटियां, पवनों का सामान्य संचरण, स्थानीय व मौसमी पवनें कौन कौन सी हैं, वायु राशियां एवं वाताग्र पढ़ना पड़ेगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मानसून की क्रियाविधि आपको समझनी पड़ेगी। चक्रवातों के प्रकार, एल नीनो एवं ला नीना का प्रभाव, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन है, मानसून की जो क्रियाविधि है, एल नीनो और ला नीना, ये कब आते हैं, कहाँ से आते हैं और इनका प्रभाव क्या पड़ता है, सकारात्मक नकारात्मक, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% बनते हैं। वर्षण की प्रकृति एवं प्रकार, वाष्पीकरण तथा संघनन, मेघ, ओस, पाला, कोहरा व धुंध, वर्षा का विश्व वितरण, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी वर्षण की प्रकृति क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वाष्पीकरण क्या है, संघनन, मेघ, ओस क्या है, पाला, कोहरा, धुंध, इनमें क्या अंतर है और विश्व स्तर पर वर्षा का वितरण किस प्रकार किया गया है, कहाँ ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ कम होती है। विश्व जलवायु का वर्गीकरण, खासकर कोपेन एवं थार्नवेट, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया है, कोपेन का जलवायु सिद्धांत है
और कोपेन ने कई वर्गों में विश्व की जलवायु को विभाजित किया है, साथ ही थार्नवेट। तो ये दोनों सिद्धांत इनके जो हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा विस्तार से। इसके अतिरिक्त वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन, यानी विश्व स्तर का जो तापन है, ग्लोबल वार्मिंग आप कह सकते हैं, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके क्या कारण हैं और उसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित उपचारात्मक उपाय। तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे संबंधित क्या उपाय किए जा सकते हैं जिनके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। अब जानते हैं जलमंडल। जलमंडल से भी प्रत्येक बार प्रश्न बनते रहते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से समुद्र विज्ञान के आधारभूत पक्ष, यानी जो समुद्र विज्ञान है उसके आधारभूत पक्ष कौन कौन से हैं, इसको आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आगे और विस्तार से समझते हैं जलवायु विज्ञान के सिलेबस को। तो इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा जलीय चक्र। जलीय चक्र के अंतर्गत जलीय चक्र क्या होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया को जानना पड़ेगा। समुद्रों में तापमान व लवणता का वितरण, जो ओशन है उनमें टेम्परेचर और लवणता, जो खारापन उनमें होता है, उनका वितरण कहाँ किस प्रकार किया गया है। विश्व के जो प्रमुख महासागर हैं, सागर हैं, तो किसका टेम्परेचर कितना है, किसकी लवणता कितनी है, ये आपको जानना पड़ेगा। जैसे मृत सागर आपने सुना होगा। समुद्री नितलों का उच्चावच, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। समुद्री नितल क्या होते हैं, उनका उच्चावच से क्या तात्पर्य है। समुद्री जल की गतियां, धाराएं, तरंगें तथा ज्वार भाटे। तो समुद्री जल है उनकी गतियां किस प्रकार से होती है, धाराएं कब आती हैं, तरंग, ज्वार और भाटे, ये भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। समुद्री संसाधन तथा समुद्री प्रदूषण की समस्याएं, जो समुद्री रिसोर्सेस हैं और समुद्र में जो प्रदूषण हो रहा है उसकी क्या मेन प्रॉब्लम है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। अब जानते हैं जैवमंडल। जैवमंडल से भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, क्योंकि वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, ये काफी महत्वपूर्ण है। जैवमंडल भी इनमें से महत्वपूर्ण पार्ट बनता है। तो बृहद जैवमंडल के रूप में पृथ्वी, तो जो पृथ्वी है उसको बृहद जैवमंडल आप कह सकते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न उत्तरी आपको अच्छे से जाननी पड़ेगी। पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी की अवधारणा, पर्यावरण के घटक, जो पर्यावरण है और इकोसिस्टम है उसके कंसेप्ट आपको समझने पड़ेंगे, और पर्यावरण के मेन घटक कौन कौन से हैं ये भी आपको जानना पड़ेगा। जैव विविधता, इसके प्रकार, इसका महत्व, संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा तथा प्रकार, जो बायोडायवर्सिटी है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, उसकी इम्पोर्टेंसी, कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, उसकी डेफिनेशन और टाइप्स, ये आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे। इसके अलावा पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, जो इन्वायरमेंट है उस पर ह्यूमन फैक्टर यानी मानव का क्या प्रभाव पड़ता है, पॉल्यूशन, इकोसिस्टम तंत्रों का संरक्षण एवं प्रबंधन, पारिस्थितिकी संतुलन। तो पर्यावरण पर मानव का प्रभाव और प्रदूषण, पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उनका प्रबंधन, और पारिस्थितिकी में संतुलन कैसे लिया जा सकता है, यानी इकोसिस्टम बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इसको आपको जानना पड़ेगा काफी विस्तार से। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा भारत का भूगोल, यानी इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी भी काफी महत्वपूर्ण है और आपको इसको काफी अच्छे से तैयार करना होगा, जिसमें मुख्य रूप से भौतिक विशेषताएं, अभिलक्षणीय, खासकर अवस्थिति यानी कहाँ स्थित है, स्थानिक संबंध, संरचना, उच्चावच तथा भारत के भौतिक विभाग। तो भारत की अवस्थिति, खासकर अक्षांश, देशांतर, लंबाई, चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। स्थानिक संबंध, संरचना कैसी है भारत की, स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा इंडिया का। उच्चावच और भारत के जो भौतिक विभाग हैं, यानी भारत को मुख्य रूप से कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत का अपवाह तंत्र, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। नदी बेसिनों एवं जलगमों की संकल्पना, उत्तराखंड की नदियाँ, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो भारत का अपवाह तंत्र पूरा पढ़ना पड़ेगा। नदी बेसिन, जलगमों की जो संकल्पना है, उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ, गढ़वाल की, कुमाऊं की, सबसे लंबी, छोटी, ये आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। जलवायु विशेषताएं, जो भारत में जलवायु है उसके विशेषताएं क्या क्या हैं, तापमान का वितरण, स्थानिक व कालिक, दाब तंत्र, पवनें, वर्षा में प्रतिरूप तथा मौसमी विशेषताएं, भारतीय मानसून की विशेषताएं तथा क्रिया विधि, जलवायु के प्रकार, खासकर कोपेन का जो जलवायु सिद्धांत है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भारत की जलवायु, तापमान का वितरण किस प्रकार से किया गया है, दाब तंत्र इंडिया में
पवने कौन कौन सी हैं, वर्षा में प्रतिरूप, मौसमी विशेषताएं भारत में कौन कौन सी हैं, भारतीय मानसून की विशेषताएं और क्रियाविधि, जलवायु के प्रकार। कोपेन के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा। प्राकृतिक वनस्पति, खासकर वनस्पति प्रदेश, वनावरण, वन्य जीव वनस्पति एवं वन्य जीवों का संरक्षण, जैव संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जो प्राकृतिक वनस्पति है इसमें कौन कौन सी वनस्पति, वनावरण कितना है, वन्य जीव, प्रमुख वनस्पति जीवों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, जैव संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं, और वन्य जीव अभ्यारण्य खासकर उत्तराखंड से संबंधित और पूरे भारत के राज्यों में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त भारत में मृदा के प्रकार, उनका वितरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, यानी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके अनुसार भारत में मृदा के कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं, उनका वितरण कहाँ कहाँ पर किस प्रकार किया गया है, मृदा अपरदन तथा अवनयन की समस्या, मृदा संरक्षण, जो मृदा का अपरदन होता है, अवनयन की समस्याएं हैं, मृदा को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे उसका संरक्षण किया जा सकता है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं व प्रकोप के कारण, परिणाम, न्यूनीकरण तथा प्रबंधन, जो प्राकृतिक आपदाएं आते हैं उनके प्रकोप के क्या कारण हैं, उनके परिणाम क्या क्या होते हैं, उनको कैसे कम किया जा सकता है, उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, खासकर बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात, सुनामी तथा भूस्खलन, उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाएं। तो बाढ़ के कारण सूखा क्यों पड़ता है, भूकंप, चक्रवात, सुनामी तथा जो भूस्खलन होता है, उत्तराखंड की जो प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे बादल का फटना है, भूकंप है, इसके अतिरिक्त अधिक वर्षा के कारण भूस्खलन होता है और अधिक बर्फ के कारण हिमस्खलन होता है, ये सब कुछ आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। मानवीय विशेषताएं, अगला जो महत्वपूर्ण यूनिट होगी उसमें मानवीय विशेषताएं, आइए इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत जनसंख्या वितरण, घनत्व व वृद्धि, जो जनसंख्या का वितरण भारत में है और घनत्व वृद्धि, जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं को प्रभावित करने वाले कारक, तो जनसंख्या की विभिन्न विशेषताएं हैं उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जनसंख्या का संगठन, लिंग अनुपात, ग्रामीण, लिंग अनुपात, ग्रामीण, नगरीय, धार्मिक, भाषाई, अनुसूचित जाति व जनजातीय, जनसंख्या, जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या के क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रतिरूप, भारत की जनसंख्या के प्रवास के प्रतिरूप के कारण और प्रभाव, उत्तराखंड में जनसंख्या प्रवास के प्रतिरूप, कारण एवं प्रभाव, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जनसंख्या में आपको मुख्य रूप से वितरण, घनत्व, वृद्धि के कारण पढ़ने पड़ेंगे, प्रभावित करने वाले कारण और फैक्टर जो हैं, जनसंख्या का संगठन, लिंगानुपात, महिला पुरुष में किस प्रकार से लिंगानुपात है, ग्रामीण, नगरीय, धार्मिक, भाषाई, अनुसूचित जाति, जनजाति यानी SC ST जनसंख्या, जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना क्या है, जनसंख्या के क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के जो प्रतिरूप हैं, तो इसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत की जनसंख्या के प्रवास के प्रतिरूप के कौन कौन से कारण हैं, उनके क्या प्रभाव होते हैं, उत्तराखंड में जनसंख्या प्रवास के प्रतिरूप, कारण और प्रभाव, तो उत्तराखंड में जनसंख्या के प्रवास को भी आपको जानना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के प्रकार एवं वितरण, जो ग्रामीण और नगरीय अधिवास होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, उनका वितरण किस प्रकार से किया गया है, नगरीय बस्तियों का कार्यात्मक वर्गीकरण, नगरीकरण की समस्याएं, तो जो नगरीय बस्तियों का कार्यात्मक वर्गीकरण किया गया है और नगरीय बस्तियों की कौन कौन सी मुख्य समस्याएं, जो नगरों की समस्याएं हैं उसको भी आपको इसके अंतर्गत जानना पड़ेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा संसाधन यानी रिसोर्सेस, इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों की संकल्पना, प्रकार तथा वितरण, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके कंसेप्ट, उनके टाइप्स और कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है यानी वितरण कैसे किया गया है, भूमि संसाधन, भूमि उपयोग, प्रतिरूप तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक, जो भूमि संसाधन का उपयोग किया जाता है उसके प्रतिरूप और
उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर भी आपको जानने पड़ेंगे। इसके अलावा जल संसाधन समवायता, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अंतर्गत उपलब्धता तथा उपयोग, किस प्रकार से जल संसाधन उपलब्ध किया जाता है, उसका उपयोग क्या है, जल का प्रयोग सिंचाई के लिए, घरेलू, औद्योगिक तथा अन्य जल अल्पता की समस्या, जल संसाधनों का प्रबंधन तथा संरक्षण, सुसंगत तकनीकें, खासकर जलागम प्रबंधन व वर्षा जल का संचयन। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र में जल प्रबंधन। तो जो जल संसाधन है यानी वाटर रिसोर्सेस, कैसे उसका घरेलू, औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्र में यूज किया जाता है, कैसे उसका प्रबंधन और संरक्षण किया जा सकता है, उसकी सुसंगत तकनीकी कौन कौन सी हैं, जलागम प्रबंधन व वर्षा जल का संचयन किस प्रकार से किया जा सकता है, पर्वतीय क्षेत्र में जल प्रबंधन कैसे हो सकता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। खनिज संसाधन के अंतर्गत धात्विक तथा अधात्विक खनिजों का वितरण। जो खनिज संसाधन है खासकर धात्विक तथा अधात्विक खनिजों का वितरण, इसमें लौह अयस्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीज, अभ्रक तथा लवण आदि का अध्ययन। जो खनिज संसाधन है धात्विक अधात्विक में, उसमें मुख्य रूप से लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीज, अभ्रक तथा लवण आदि का अध्ययन। तो भारत में ये खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका वितरण किस प्रकार से किया जाता है, इसका अध्ययन आपको करना पड़ेगा। ऊर्जा संसाधन, इनका वर्गीकरण, पारंपरिक, खासकर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा जल विद्युत। जो पारंपरिक हैं, ट्रेडिशनल जो ऊर्जा के संसाधन है, उसमें कोयला है, पेट्रोलियम संसाधन है, प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत है। और गैर पारंपरिक, खासकर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस। ऊर्जा संसाधनों का महत्व व वितरण, ऊर्जा संसाधनों का प्रबंधन एवं संरक्षण काफी महत्वपूर्ण है। गैर पारंपरिक भी, खासकर सौर, पवन, बायोगैस, किस प्रकार से इनका महत्व बढ़ रहा है, इनका वितरण किस प्रकार से किया गया है, संसाधनों का प्रबंधन तथा संरक्षण। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत भी काफी प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आइए विस्तार से समझते हैं। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा कृषि भूमि उपयोग, प्रतिरूप, भौगोलिक परिस्थितियां एवं भारत की प्रमुख फसलें। कृषि भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसके प्रतिरूप, भौगोलिक परिस्थितियां, भारत की प्रमुख फसलें, खासकर इसके अंतर्गत गेहूं, धान, कपास, जूट, गन्ना, चाय, कहवा तथा रबर, यानी खरीफ और रबी की जो फसलें, इसको आपको जानना पड़ेगा। कृषि विकास वो इसका प्रादेशिक प्रतिरूप, कृषि की समस्याएं व समाधान। तो भारत में जो कृषि है उसी से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। उद्योग के अंतर्गत उद्योगों का महत्व तथा प्रकार, औद्योगिक अवस्थापन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, प्रमुख उद्योगों का वितरण तथा बदलता प्रतिरूप, लौह एवं इस्पात, सूती वस्त्र, चीनी, पेट्रोल, रसायन, सूचना तकनीक पर आधारित उद्योग, औद्योगिक प्रदेश एवं औद्योगिक समूह, उद्योगों पर निजीकरण तथा वैश्वीकरण का प्रभाव। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न बनने की बिल्कुल संभावना बनी रहती है। तो इसके अंतर्गत उद्योगों में आपको उसके प्रकार, उसके महत्व समझना पड़ेगा, और उद्योगों की अवस्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, प्रमुख उद्योगों का वितरण, खासकर लोह एवं इस्पात के उद्योग, सूती वस्त्र के उद्योग, चीनी, पेट्रोल, रसायन, सूचना तकनीक पर जो आधारित उद्योग हैं, और औद्योगिक प्रदेश एवं औद्योगिक समूह, ये भी आपको समझना पड़ेगा। उद्योगों पर जो निजीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव है, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त परिवहन तथा संचार तंत्र, जो परिवहन और संचार तंत्र है, खासकर सड़कें, रेल मार्ग, आंतरिक जल मार्ग तथा वायु मार्ग, तेल एवं गैस पाइपलाइनें, संचार तंत्र। तो परिवहन के अंतर्गत आपको परिवहन तथा संचार तंत्र दोनों पढ़ना पड़ेगा, खासकर सड़कें, रेल मार्ग, आंतरिक जल मार्ग और वायु मार्ग, तेल एवं गैस पाइपलाइनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त संचार तंत्र को भी समझना पड़ेगा भारत के संबंध में। भारतीय विदेशी व्यापार की प्रकृति तथा इसका बदलता प्रतिरूप, जो भारत का फॉरेन ट्रेड है, विदेशी व्यापार है, उसका जो बदलता हुआ प्रतिरूप है, समझना पड़ेगा। समुद्री पतनों की भूमिका तथा प्रभाव क्षेत्र, विदेशी व्यापार में हवाई अड्डों का महत्वपूर्ण भूमिका। जो समुद्री पतन है भारत के दक्षिण इंडिया में, जो दोनों कोस्ट की तरफ पतन बनाए गए हैं, उनकी क्या भूमिका है,
उनका प्रभाव और विदेशी व्यापार में हवाई अड्डों का महत्व कितना है, उनका रोल क्या है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। भारत में नियोजन का इतिहास 12वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषताएं। तो जो भारत में प्लानिंग हुई, 5 ईयर प्लानिंग पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, उसका इतिहास क्या है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 के बीच चली, उसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी थी। नियोजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, क्षेत्रीय तथा खंडीय, सतत विकास, संकल्पना तथा सूचक। जो नियोजन के टाइप्स हैं उसमें आपको क्षेत्रीय तथा खंडीय पढ़ना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास या धारणीय विकास जिसे कहते हैं, उसकी संकल्पना तथा सूचक को आपको समझना पड़ेगा। जो 17 गोल्स हैं उसको जानना पड़ेगा। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित समस्याएं पर्यावरण अवनयन, जल प्रदूषण, नरवनीकरण, स्रोतों का सूखना, नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रामीण नगरीय प्रवास, मलिन बस्तियों की समस्याएं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित समस्याओं में पर्यावरण अवनयन, जल प्रदूषण और निर्वनीकरण हो रहा है, स्रोतों का सूखना, नगरीय अपशिष्ट का प्रबंधन, जो नगरों में अपशिष्ट है उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जा सकता है, ग्रामीण नगरीय प्रवास क्या है, मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्याएं क्या है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। अब जानते हैं मानव भूगोल। काफ़ी लंबा सिलेबस ज्योग्राफी के अंतर्गत रखा गया है, तो आपको काफ़ी मेहनत करने की जरूरत इसमें पड़ेगी। मानव भूगोल के अंतर्गत आपको पूछा जाएगा मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र। जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसकी डेफिनेशन, उसका नेचर और कार्यक्षेत्र। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जनसंख्या का वितरण, किस प्रकार से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, और घनत्व तथा वृद्धि, आय तथा लिंगानुपात, ग्रामीण नगरीय संयोजन, जनसंख्या की बदलती संरचना तथा स्थानिक प्रतिरूप, जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक कौन कौन से हैं, मानव विकास की संकल्पना एवं सूचक, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। तो जो मानव भूगोल की परिभाषा है उसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा जनसंख्या का वितरण, उसका घनत्व, आयु, लिंगानुपात, ग्रामीण नगरीय संयोजन, जनसंख्या की बदलती संरचना और जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, मानव विकास की संकल्पना एवं सूचक, और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं करनी पड़ेगी। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत इनका वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा। प्राथमिक क्रियाएं, संकल्पना एवं परिवर्तनशील प्रवृत्तियां। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी क्रियाएं आपने सुना होगा। तो प्रथम क्रियाओं में जैसे संग्रहण है, लकड़ी काटना, पशुचारण, पशुपालन, खनन, मछली पकड़ना, निर्वाह मूलक तथा गहन कृषि। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में कृषि तथा संबंधित क्रियाओं की भूमिका। ये प्राथमिक क्रियाएं हैं जिनमें किसी चीज को इकट्ठा करना यानी संग्रहण है, लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, चुगाना, पशुपालन करना, खनन, मछली पकड़ना, निर्वाह मूलक तथा गहन कृषि। तो विश्व स्तर की अर्थव्यवस्था में कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं की भूमिका को आपको जानने की जरूरत पड़ेगी, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आपने ये जाना कि किस प्रकार से भूगोल का सिलेबस रखा गया है लेक्चरर बनने के लिए। इसके अलावा द्वितीय क्रियाएं, जो द्वितीय प्रकार की क्रियाएं होती हैं, इनकी संकल्पना एवं परिवर्तनशील प्रवृत्तियां। इसमें मुख्य रूप से उद्योगों के प्रकार, कुटीर और लघु उद्योग, बृहद उद्योग, कृषि व खनिजों पर आधारित उद्योग, द्वितीयक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या, चयनित देशों से उदाहरण। तो प्राथमिक क्रिया क्या है, द्वितीय क्रिया में खासकर उद्योग आते हैं। तो कुटीर, लघु और बृहद उद्योग, कृषि व खनिजों पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, और इन उद्योगों में जनसंख्या किस प्रकार से संलग्न है, विभिन्न देशों के उदाहरणों के माध्यम से आपको इसे समझना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त तृतीय क्रियाएं, इनकी संकल्पना और परिवर्तनशीलता की प्रवृत्तियां जाननी पड़ेगी। खासकर इसमें आते हैं आपके व्यापार, परिवहन, पर्यटन, सेवाएं, तृतीय क्रिया में संलग्न जनसंख्या, चयनित देशों से उदाहरण। तो जो तृतीय क्रियाएं हैं इनमें मुख्य रूप से व्यापार आता है, परिवहन आता है, पर्यटन आता है, सेवाएं आती हैं, और इन जो क्रियाएं हैं इनमें किन देशों से कितनी जनसंख्या संलग्न है, इसके उदाहरणों से आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। चतुर्थ क्रियाएं, संकल्पना, इसमें खासकर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित क्रियाएं, चतुर्थ क्रिया में संलग्न जनसंख्या, उदाहरण सहित आपको समझना पड़ेगा। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित क्रियाएं हैं चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत आएंगी, तो इसको भी आपको जानना पड़ेगा। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो पढ़ना पड़ेगा। इसकी प्रकृति, परिवर्तनशील प्रतिरूप,
पत्तनों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भूमिका, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका, जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा जिसका मुख्यालय है, आपने सुना होगा। तो जो पतन है यानी पोर्ट हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, उनकी क्या भूमिका है, इसको आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत समझना पड़ेगा। समुद्र, इसका महत्व, राष्ट्रीय अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय समझौते। तो जो समुद्र हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, किन देशों के कितने अधिकार उनसे संबंधित हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से मुख्य समझौते हुए हैं समुद्रों को लेकर, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। परिवहन तथा संचार के अंतर्गत सड़कें, रेल, हवाई तथा जल परिवहन, ट्रांस महाद्वीपीय रेल जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है, कैनेडियन रेल मार्ग है, आपने पढ़ा होगा। बृहद समुद्री मार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग, तेल एवं गैस पाइपलाइन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तब परिवहन तथा संचार, ये यूनिट काफ़ी महत्वपूर्ण है, सड़कें, रेल, हवाई तथा जल परिवहन। और जो कॉन्टिनेंटल हैं महाद्वीपीय, ट्रांस साइबेरियन, कैनेडियन या ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग बने हैं, या बृहद समुद्री मार्ग हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, और वायु मार्ग हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, गैस और तेल की जो पाइपलाइन है, इनसे संबंधित जानकारी आपको जुटानी होगी। संचार के साधन में परंपरागत, खासकर इसमें मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, उपग्रह संचार और साइबर स्पेस, भौगोलिक सूचना का महत्व और उपयोग, GPS का उपयोग, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो संचार के साधन है परंपरागत, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, उपग्रह संचार, जो सैटेलाइट लगे होते हैं, साइबर स्पेस, भौगोलिक सूचना का महत्व, जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है उसकी इम्पोर्टेंसी, उसके क्या यूज हैं, GPS का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन इकाइयों से प्रश्न बनने की हमेशा संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त आपको पढ़ना पड़ेगा मानव अधिवास। मानव अधिवास के अंतर्गत ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास के प्रकार एवं प्रारूप, शहरों, बृहद शहरों की आकृतिक, विकसित देशों में अधिवास की समस्या। तो जो मानव अधिवास है, ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके प्रतिरूप, शहरों और जो बड़े शहर होते हैं उनकी आकृतिक, विकसित देशों में अधिवास की प्रमुख समस्याएं कौन कौन से, ये भी आपको जानना पड़ेगा। मानचित्र कला एवं मानचित्रकारी, यहाँ से भी प्रश्न बनने की भरपूर संभावना बनी रहेगी। मापक, मापकों का महत्व एवं प्रकार, सरल, तुलनात्मक और कर्णवत मापकों की रचना। जो मापक हैं उनका महत्व क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, सरल, तुलनात्मक और कर्णवत मापक की रचना कैसे की जाती है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मानचित्रों का महत्व क्या है, उनके उपयोग क्या हैं तथा कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं। परंपरागत चिन्ह और उनका उपयोग, दूरी की माप, स्थिति निर्धारण तथा दूरी, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूरी कैसे मापी जाती है, स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाता है और उनकी दूरी कैसे मापी जाती है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। भू स्थानिक आंकड़ा, इसमें खासकर संकल्पना और प्रकार, बिंदु, रेखा और क्षेत्र आंकड़ा। तो जो भू स्थानिक आंकड़े होते हैं उनके कंसेप्ट आपको समझने पड़ेंगे, उनके टाइप्स आपको समझने पड़ेंगे। मानचित्र प्रक्षेप, ये भी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अक्षांश देशांतर प्रक्षेपण के प्रकार, शंक्वाकार तथा मर्केटर प्रक्षेप की रचना, विधि और विशेषताएं। तो जो शंक्वाकार प्रक्षेप होते हैं, मर्केटर प्रक्षेप होते हैं, उनकी रचना कैसे होती है, उनका मेथड क्या है और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी विशेषताएं क्या हैं, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अक्षांश देशांतरों को भी आपको समझना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त स्थलाकृतिक मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, इनकी पहचान कैसे होती है, इनके मापक कौन कौन से, क्षेत्र, समुच्चय रेखाएं और उनके अनुभाग, भूदृश्य की पहचान, भूमि उपयोग की व्याख्या, विषय संबंधित मानचित्र, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो स्थलाकृतिक मानचित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप बारीकी से पढ़ने की कोशिश करोगे। वायु फोटो चित्र, इसके अंदर इनके प्रकार, ज्यामितीय विशेषताएं, मापक, मानचित्र और वायु फोटो चित्रों में अंतर, भौतिक व सांस्कृतिक तत्वों की पहचान। जो वायु फोटो चित्र होते हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं, ज्यामितीय विशेषताएं क्या होती है उनकी, उनके मापक कौन कौन से होते हैं, मानचित्र और वायु फोटो चित्रों में क्या अंतर होता है, भौतिक व सांस्कृतिक तत्वों की पहचान कैसे की जाती है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। सुदूर संवेदन, इसके अंतर्गत इनका महत्व है और उत्पाद, वायु फोटो चित्र, उपग्रह और चित्र,
जो वायु फोटो चित्र हैं सैटेलाइट होते हैं। सुदूर संवेदन में आंकड़ा, निवेश एवं प्रक्रम की अवस्थाएं, उपग्रह, सेंसर्स तथा आंकड़ा उत्पाद, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुदूर संवेदन, तो ये भी आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा मौसम उपकरणों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो मौसम उपकरणों का उपयोग जैसे तापमापी, नम एवं सूक्ष्म बल्ब, वायु दाब मापी, वायु वेग मापी, वर्षा मापी, मौसम मानचित्र की व्याख्या। जो मौसमों के उपकरण होते हैं, खासकर तापमान कैसे मापते हैं, वायु दाब कैसे मापते हैं, वायु दाब कैसे मापते हैं, और वायु का वेग कैसे मापते हैं, वर्षा की माप कैसे करते हैं, और मौसमी मानचित्रों की व्यवस्था है और उनकी व्याख्या कैसे की जाती है। क्षेत्रीय अध्ययन का महत्व क्या है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पाठ्यक्रम के भौतिक, मानव, भारतीय भूगोल के खंडों में दिए गए विभिन्न तत्वों तथा क्रियाओं का मानचित्रण एवं पहचान, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भौतिक, मानव और भारतीय भूगोल के खंडों में दिए गए विभिन्न तत्व हैं, उनकी क्रियाओं का मानचित्रण कैसे किया जाता है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सिलेबस है और काफ़ी बृहद भी है। इसके बाद समाजशास्त्र है, जिस पे मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो मुझे लगता है आज की यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इससे संबंधित कुछ जानकारी और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं हर प्रकार की जानकारी आपको दे सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए गंगा प्रकाश के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।